एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहा जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्गनरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति को उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। प्रेम और रोटी। असिस्टेंट काउंसिलर गस्टाफो फाक ने लुई के पिता के सम्मुख जब लुई से अपनी शादी का शुभ प्रस्ताव रखा, तब वृद्ध पिता का पहला सवाल था, तुम कितना पैदा कर लेते हो। 100 क्रोनर से ज्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन कुछ नहीं। लुई के पिता ने बीच में टोक कर कहा, तुम्हारी आमदनी काफी नहीं है। लेकिन वह मुझे कितना प्यार करती है, मैं भी तो उसे प्राणों से ज्यादा चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन क्या 200 क्रोनर ही तुम्हारी सारी सालाना आमदनी है। हमारी जान पहचान पहले पहल लिडिंगो में हुई थी। सरकारी तनख्वाह के अलावा भी तुम्हें कुछ ऊपरी आमदनी है क्या, लुई के पिता ने जोर देकर पूछा। हाँ, अच्छा, हमारे ख्याल से इतना ही हम दोनों के लिए काफी है। और फिर देखिए हमारा आपस में प्रेम। सो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे साफो साफ कुछ हिसाब किताब तो बताओ। ओह, उत्सुक प्रेमी ने कहा, मैं कुछ ऊपरी काम करके काफी पैदा कर सकता हूँ। क्या क्या और कितने का? मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ और अनुवाद भी कर सकता हूँ, और फिर मैं प्रूफ रीडिंग से भी तो कुछ पैदा कर सकता हूँ। कितना अनुवाद कर सकते हो? पेंसिल हाथ में उठाकर वृद्ध ने पूछा। यह तो ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन फिलहाल मैं एक फ्रेंच की किताब का अनुवाद 10 क्रोनर फी फुरमे के हिसाब से कर रहा हूँ। कुल मिलाकर कितने फर्मे हैं सारी किताब में? यही कुछ दर्जन कहना चाहिए। बहुत ठीक, यह कुल समझ लो 250 क्रोनर हुआ। इसके सिवा और क्या है? उफ, मैं कह नहीं सकता। कुछ ठीक तय नहीं है। क्या कुछ ठीक तय नहीं है? और तुम शादी करना चाहते हो? अरे बच्चों, मालूम होता है कि तुम जानते नहीं हो कि शादी होती क्या है। समझे? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे होंगे, उन्हें खिलाना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा और उनके लिए न जाने क्या क्या और करना पड़ेगा। लेकिन फाक ने विरोध करते हुए कहा, बच्चे तो देर में भी हो सकते हैं और हम लोग इतना प्यार करते हैं कि बच्चों का जल्दी पैदा होना बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए फिर कुछ रुककर लुई के पिता ने कहना शुरू किया, मेरे ख्याल से तुम दोनों के दोनों शादी करने पर तुले हुए हो, इसमें कोई शक नहीं और ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें एक दूसरे में कौन सी बात अच्छी लगती है।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे विवाह के लिए अब अनुमति देनी ही पड़ेगी, इसलिए अच्छा है कि जो समय तुम लुई के पास बैठकर बर्बाद करते हो उसमें काम करके कुछ पैदा ही करो। वृद्ध की इस स्वीकृति से युवक फाक एकदम खिल उठा और उसने बड़े सम्मान और आदर के साथ उनके हाथ चूम लिए। भगवान ही जानता है वह उस वक्त कितना खुश था और उसकी लुइयो वह भी तो फूली नहीं समाती थी। शाम को जब वे साथ साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने गए तो कैसा सुंदर गर्व सा अनुभव कर रहे थे और उनके मुखों पर एक विचित्र चमक सी खिल रही थी। अब वह शाम को उससे मिलने आने लगा था। साथ में वे छपे हुए कागज ले आया करता था जिनका वह प्रूफ ठीक करता होता। इसका पापा के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ा और लुई ने भी सोचा कि मेरे लिए वह कितनी मेहनत करते हैं, यही सोचकर वह उसे चूम लेती। लेकिन एक दिन शाम को जरा जी बहलाने की गरज से वे थिएटर चले गए। वहां से लौटे तो एक सिकर में। इस सब में पूरे 10 क्रोनर खर्च हो गए। इसी तरह कई और दिन शाम को वह ट्यूशन पर न जाकर लुई के साथ घूमने निकल गया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जाता था अपना घर सजाने की फिक्र उन पर सवार होती जाती थी, इसलिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी थीं। उन्होंने एक बढ़िया सा पलंग खरीदा जिसमें स्प्रिंगदार गड्ढे, बढ़िया चादर, तकिया और मच्छरदानी भी साथ में थे। लेकिन लुई को एक नीला रेशमी लिहाफू चाहिए था क्योंकि उसके बाल पीले सुनहरे रंग के थे, सो वह भी खरीदा गया। इसके सिवाय उन्होंने लाल शेड वाला एक लैंप खरीदा, वीनस की एक चीनी की प्रतिमा खरीदी और एक मेज ली जिसमें चाकू, छुरी, कांटे और शीशे के बर्तनों का एक बढ़िया सेट भी शामिल था। रसोई के लिए बर्तन खरीदने में लुई ने अपनी मां की सलाह और सहायता ली। तो इस तरह बेचारे असिस्टेंट काउंसिलर की नाक में दम था। इधर से उधर मकान ढूंढने के लिए दौड़े दौड़े फिरता, कारीगरों के काम की देखभाल करता, सब फर्नीचर आ गया या नहीं यह खबर रखता, चेक लिखता, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था बेचारे को। और इस बीच में स्वाभाविक ही है कि गस्टाफो कुछ पैदा नहीं कर सकता था। उसने सोचा शादी हो जाने पर फिर सब ठीक हो जाएगा, खूब किफायतशारी करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा ही मकान लेकर रहेंगे। और फिर सच बात तो यह है कि बड़े मकान के मुकाबले में छोटे मकान की सजावट अच्छी और आसानी से हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने पहली मंजिल पर 600 क्रोनर पर एक मकान किराए पर लिया जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और जिन्स के लिए एक कोठरी थी। पहले लुई का ख्याल था कि खुली छत वाले 3 कमरे ठीक रहेंगे। फिर उसने सोचा, जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तब इन सब बातों से क्या होता है। आखिर कमरे सजस जाकर ठीक हो ही गए। सोने के कमरे में 2 पलंग इस तरह खड़े थे माना किसी रथ के पहिए हों और वह रथ जीवन यात्रा पर चल दिया हो। नीले नीले लिहाफू, दूध सी सफेद पलंग की चादरें, बेलबूटों से कढ़े हुए तकिए के गिलाफू सब तितर बितर पड़े हुए बड़े खुशनुमा लग रहे थे। 200 क्रोनर का लुई का पियानो था जो दूसरे कमरे में रखा था। दूसरा कमरा बैठने, खाने और पढ़ने लिखने के लिए भी था। इसमें एक बड़ी और बढ़िया राइटिंग टेबल और मेल खाती हुई कुर्सियों के साथ एक डाइनिंग टेबल थी, एक बड़ा गिल्ट के फ्रेम का दर्पण, एक सोफा और एक किताबों का केस सारे के सारे कमरे की शोभा को बढ़ाकर जैसे उसमें बड़ा सुख और आराम सा भरे देते थे। विवाहोत्सव शनिवार की रात को संपन्न हुआ था और दूसरे दिन रविवार को काफी दिन चढ़े तक पति पत्नी सोए हुए थे। गस्टाफो पहले उठ बैठा, हालांकि सूरज की तेज रोशनी किवाड़ों की संदों में होकर आ रही थी, फिर भी उसने किवाड़ों को खोला नहीं। प्रत्युत लाल शेड वाला लैंप जला दिया जिसके अरुण प्रकाश में वीनस की चीनी की प्रतिमा एक रहस्य भरी आभा से ज्योतित होकर खिल पड़ी। तृप्त और अलसाई बधू भी पास ही लेटी हुई थी। वह खूब मीठी नींद सोई थी और क्योंकि इतवार का दिन था इसलिए सड़क पर मालस बाप के ठेले और खचड़ों का वह कोलाहल नहीं था जो उसे रोज जगा देता था।
और जरा देर बाद ही गिरजे का मधुर घंटा टन टन बजने लगा, मानो पुरुष और नारी के मृदुल मिलन से उत्पन्न सौंदर्य सृष्टि के शुभावसर पर बाजे बजाकर बधाइयां दे रहा हो। लुई ने करवट बदली। गस्टाफो पर्दे के पीछे कपड़े पहनने चला गया, जहां से फिर वह रसोई में खाने की तैयारी के लिए आदेश देने चला गया। तांबे और टीन के नए नए बर्तन वो कैसे जगमग चमचमा रहे थे, और यह सब उसी का तो था और था उसकी प्यारी पत्नी का। उसने रसोइये से कहा, पास के ही रेस्तरों में जाओ और कह दो कि ठीक वक्त पर 2 जनों के लिए खाना यहाँ भेज दिया जाए। रेस्तरां का मालिक गस्टाफ और लुई के इस विवाह के विषय में पहले से ही जानता था और उसे खाना तैयार करके रखने के लिए आदेश भी 1 दिन पहले ही मिल चुका था। आज वह केवल सूचना पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तत्पश्चात दूल्हा महाशय फिर लौटकर शयनगृह के द्वार पर पहुंचे और धीरे से किवाड़ों को खटकाकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी और फिर ही प्रियतम जरा बस ठहर जाओ। इस बीच में गस्टाफ मेज उठाकर रखता है, उस पर एक सफेद चिट्टा मिचपोश डालकर शीशे और चीनी के बर्तन, छुरियां, चाकू और कांटे सब कुछ सजाकर रख देता है। जैसे ही लुई ने कमरे में पदार्पण किया, सूर्य की रजत रश्मियों ने उसके गालों और सुनहरी केशों को चूमकर उसका स्वागत किया। लेकिन वह अब भी थकी हुई थी, इसलिए गस्टाफ ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर आराम कुर्सी पर बैठाल दिया और आराम कुर्सी को सरकाकर, उसमें पहिए लगे हुए थे, टेबल के पास ले गया। फिर थोड़ी सी शराब लुई को चखाई, जिससे वह चैतन्य हो गई। जरा सोचिए तो, अगर उसकी माता को मालूम हो जाए कि मेरी बेटी शराब पीती है तो शादी हो जाने पर तो यह किया जा सकता है। शादी करने का एक यही तो फायदा है कि बहुत सी न करने की बातें करने के लिए मिल जाती है। नया पति अपनी नई नई पत्नी की तनिक सी सुविधाओं का, जरा से आरामों का ध्यान रखता है। कितना आनंद आता है इसमें। यह तो ठीक है कि कुमारावस्था में भी मैंने बड़ी बड़ी दावतें खाई थीं, लेकिन उनसे क्या मुझे आनंद मिला था? कुछ भी तो नहीं। इस प्रकार की बातें गस्टाफ बियर के गिलास में ओंठ लगाए सोच रहा था। और यह कुंवारे लोग भी कैसे खोखले दिमाग के होते हैं, कूढ़ मगज। अरे शादी नहीं करना चाहते, यह भी कोई बात है भला? और कितने खुदगरज हैं यह लोग। इन लोगों पर तो मेरे ख्याल से टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स जैसे कुत्तों पर लगता है। किंतु लुई अपने विचारों में इतनी कट्टर नहीं है। वह बड़ी सहूलियत और मीठेपन से इस बात को जोर देकर कहती है कि वे बेचारे जो शादी नहीं करते, रहन के काबिल हैं। अगर उनकी हैसियत शादी करने की हो तो वे कुंवारे कभी नहीं रहे। गस्टाफ के दिल में जरा सी कसक है, हाँ, लेकिन सुख कोई धन से ही तो नहीं मिलता। नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ही बहुत सा काम मिल जाएगा और तब फिर सब काम ठीक से चलेगा। और इस समय तो वह बढ़िया खाने खा ही रहा है, मेवे, मिठाइयां और शराब। लुई सशंकित हो उठती है और संकोच से पूछ बैठती है, क्या हम हमेशा ही इस ढंग से रह सकेंगे? और उत्तर में गस्टाफ उसके गिलास में थोड़ी सी शराब और उड़ेल देता, ओ तुम बड़ी पगली हो लुई, बेकार डरती हो। ऐसा दिन रोज रोज नहीं आता मेरी लुई। जीवन बहुत सुंदर है और यदि उसकी इस सुंदरता का उपभोग करने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शाम को 6 बजते हैं और 2 घोड़ों वाली एक शानदार फिटन उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। बात की बात में वे उस पर हवा खाते होते हैं। लुई और गस्टाफ बड़े आराम से सीट का सहारा लेकर बैठते हैं। जब उनके जान पहचान वाले और मित्र उन्हें राह चलते मिल जाते हैं और बड़े ताज्जुब और ईर्ष्या से उनका अभिवादन करते हैं, तब वे बड़ा सुख अनुभव करते हैं। इस असिस्टेंट काउंसिलर के हाथ अच्छा माल लगा है। एक तो बीबी मिली और ऊपर से रुपए वाली, साथ ही वे यह जरूर सोचते होंगे, और हम गरीब लोगों को पैदल धूल फांकते चलना पड़ता है।
घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर चलने में कितना मजा आता होगा। मखमली गद्दोंदार सीटों पर बैठे बैठे चले जाइए, बिना किसी जरा सी भी तकलीफ के, बिना कोई मेहनत किए हुए। सुखी विवाहित जीवन की प्रतीक है यह घोड़ा गाड़ी। तो इस तरह उनका पहला महीना रासरंग, नाचत माशो और दावतों में ही बीता। फिर भी जो समय वे घर पर व्यतीत करते थे वह सबसे अधिक आनंदप्रद होता। रात में लुई को अपने ससुर के घर से लाने में एक अजब तरह का आनंद गस्टा को आता। घर लौटकर वे जो चाहे सो करते, थोड़ा सा कुछ खाना तैयार करते, फिर खा पी कर काफी रात गए तक गपशप लड़ाते। गस्टाफ हमेशा कम खर्च करने के पक्ष में रहता, कम से कम उसका ऐसा ख्याल जरूर था। हालांकि व्यवहार में इस पक्ष के विरुद्ध कार्य करने में उसे कृतई कोई मुसीबत नहीं मालूम पड़ती थी। एक दिन नई दुल्हन और रसोइये ने मिलकर भुनी मछली में उबले हुए आलू मिलाकर तरकारी बनाई, लेकिन वह गस्टाफ को पसंद नहीं आई। जब एक दिन फिर लुई ने वही तरकारी तैयार की, तब उसने बाजार जाकर 1.5 क्रोनर की कुछ बढ़ेरे खरीद ली और सोचा कि मैंने बहुत सस्ता सौदा पटा लिया। लेकिन घर पहुंचा तो लुई ने उल्टी ही बात कही। उसने कहा, तुम ठग आए और फिर शिकार खाना फिजूल खर्ची करना है। फिर लुई ने सोचा कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए पति से विरोध करने से काम कैसे चल सकता है। कुछ महीनों बाद लुई फाक की तबीयत खराब हो गई। लेकिन बात क्या थी यह किसी की समझ में नहीं आता था। क्या सर्दी लग गई? क्या पीतल या तांबे के बर्तनों में खटाई की कोई चीज भूल से रखने की वजह से जहरीली हो गई होगी और उसे लुई शायद खा गई हो। डॉक्टर को लुई को देखने के लिए बुलाया गया। उसने खूब अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद कहा, कुछ भी तो बीमारी नहीं है, और ठट्टा मारकर हंस पड़ा। लेकिन लुई तो बहुत बीमार थी। शायद दीवार के कागज में संखी आ रही हो और वह हवा में उड़कर उसकी सांसों द्वारा अंदर पेट में पहुंच गई हो। इसलिए गस्टाफो दीवार का कुछ कागज छुड़ाकर एक केमिस्ट के यहाँ ले गया और उसने कहा कि इसका ठीक से बारीक विश्लेषण करो। और केमिस्ट के वैज्ञानिक विश्लेषक ने घोषणा की कि इस कागज में किसी तरह की कोई भी जहरीली चीज नहीं है। लुई की बीमारी कम नहीं हो रही थी। किताबें पढ़ना शुरू की और उसे लुई की बीमारी बुक दंद डॉक्टर लगी। बस उसने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कमरसी धोए जाते थे और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी दशा सुधरती ही हुई हो। यह सब कुछ तो अकस्मात ही हो न गया। इतनी जल्दी यह कुछ हो जाएगा, यह तो पापा और मामा ने भी नहीं सोचा होगा। लोग उन्हें क्या खुशी न होगी। और जो बच्चा होगा वह लड़का तो जरूर ही होगा, इसमें भी भला कोई शक हो सकता है। तो फिर उसका अभी से नाम भी सोच लेनी जरूरी है। यह सब तो लुई ने सोचा और खुशी से फूल गई। लेकिन उसने यह भी सोचा कि खर्च का क्या प्रबंध होगा। और पति से बोली, देखो जी, तुमने अभी तक अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया है और जो कुछ फिलहाल कमा रहे हो उससे तो कृतई अभी भी पूरा नहीं पड़ता। यह ठीक है कि अब तक हम लोग जुड़ा ठाट बाट से रहते रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब जरा खर्च कम करना होगा और तभी काम ठीक से चल सकता है। दूसरे ही दिन असिस्टेंट काउंसिलर साहब अपने एक बैरिस्टर दोस्त के पास प्रॉमिसरी नोट पर रुपया उधार लेने पहुंचा। गस्टाफो ने अपने दोस्त को समझाया कि कितने जरूरी खर्चे उसके सिर पर आ पड़े हैं। हाँ, बैरिस्टर ने मानते हुए कहा, यह तो ठीक है ही। शादी करना और कुटुंब बढ़ाना बड़ा महंगा व्यापार है। मैं तो कभी इस व्यापार में हाथ नहीं डाल सकाए। यह सुनकर आगे और खुशामद करना गस्टाफ की हया ने पसंद नहीं किया। खाली हाथ जब वह घर लौटकर पहुंचा तो खबर मिली, कोई 2 अनजान आदमी तुम्हें पूछते थे। नहीं नहीं, वे सैनिकों की तरह हट्टे कट्टे जवान थोड़े ही थे, वे काफी प्रौढ़ व्यक्ति थे। अरे तब मेरे उपसला के मिलने वाले होंगे, मेरी शादी के बारे में सुनकर आए होंगे। जही नहीं नौकर बीच में टोककर बोला, वे उपसला वाले नहीं थे, वे यहीं के स्टाकहामी थे और लाठियां लिए हुए थे।
हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन वे कह गए हैं कि हम अभी लौटकर आते हैं। गस्टाफ फिर बाजार चला गया और इस बार रसभरी खरीद लाया। घर आकर उछलते हुए बोला, जरा सोचो तो सही लुई, सिर्फ 1.5 क्रोनर में इतनी सारी रसभरी, और तब जब मौसम नहीं है इनका। कैसा बढ़िया सौदा रहा है ना? सो तो ठीक है। टके सेर ऊंट बिकता है तो भी महंगा होता है। जब पैसा नहीं होता पास में, बतलाओ न हम क्या इन फिजूल खर्चियों को बर्दाश्त कर सकते हैं? प्रिय, कोई परवाह नहीं है, मैंने कुछ और काम ढूंढ लिया है। लेकिन हमारे ऊपर जो कर्जा है सो कर्जा तो क्या हुआ? मैं और कुछ रुपया लेकर उसे चुकाने का प्रबंध कर रहा हूं। हाँ, लुई ने करुणा प्रदर्शित करते हुए कहा, तो क्या वह एक और नया कर्जा हमारे सर पर नहीं होगा? अगर होता भी है तो क्या हुआ, एक जगह से तो छुटकारा होगा। लेकिन तुम खामखा यह परेशान करने वाली बातें क्यों छेड़ बैठती हो? कैसी बढ़िया रस भरी हैं, और इनके ऊपर शैरी का एक गिलास कितना मजा देगा जानती हो? और इतना कहते ही गस्टाफ ने नौकर को हुक्म दिया, जाकर फौरन शैरी की एक बोतल ले आओ, सबसे अच्छी वाली। उस दिन तीसरे पहर को जब लुई सोकर उठी तो उसने फिर कर्ज का सवाल उठाया। उसका ख्याल था कि वह जो कुछ कहने जा रही हैं उससे गस्टाफो नाराज नहीं होगा। नाराज तो वह हो ही नहीं सकता। तब क्या वह घर के लिए कुछ रुपया चाहती थी? लुई ने समझा, पंसारी का रुपया नहीं दिया गया है, गोश्त वाला धमकी देता था, और वह फिटन वाला सईस भी कहता है कि हिसाब तय कर लो। बस असिस्टेंट काउंसिलर साहब ने फरमाया, सिर्फ इतना ही। अरे तो इनका तो कल ही पाई पाई चुकता कर दूंगा, लेकिन हमें और बात भी तो सोचनी चाहिए। आज शाम को पार्क में घूमने चलोगी ना? लेकिन फिटन पर नहीं चलेंगे, प्राण से ही काम चल सकता है। और शाम आई, वे पार्क गए और एल्हेम्ब्रा रेस्तरां में खाना खाया। वहां मजा तो बहुत आया गस्टाफ को, क्योंकि आसपास बैठे हुए अन्य लोग उन लोगों को नए अल्हड़ प्रेमी प्रेमिका समझ रहे थे। लेकिन यह विचार लुई को अच्छा नहीं लगा, और खास तौर से तब जब उसने बिल देखा। बाप रे, इतने में तो हम घर पर बढ़िया खाना खा सकते थे। वह धीरे से चिल्ला भी पड़ी। तो एक के बाद एक करके 8 महीने समाप्त हो गए। 9वां महीना आया, बच्चे के लिए कपड़े चाहिए थे, झूला चाहिए था, और भी न जाने कितनी चीजें चाहिए थीं। खर्च का प्रबंध करने में गस्टाफ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंसारी और साइस ने उधार देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके भी तो बीबी बच्चे हैं जिन्हें खिलाना पिलाना फनाना भी उतना ही जरूरी है जितना गस्टाफो के लिए अपने कुटुंब की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। उफ, कैसी लिप्सा है यह। आखिर वह शुभ दिन भी आ ही गया। पैदा हुई लड़की, उसे पालने के लिए एक नर्स भी रखनी जरूरी थी, और जब वह अपनी उस नवजात पुत्री को गोद में खिलाता होता तो वैसे ही दौड़ दौड़ कर किसी लेनदार की आवाजों और चिल्लाहट को खुशामद से गिड़गिड़ाकर शांत करने लग जाता। नए नए खर्चे रोज पैदा होते ही गए, और वह उनके दुर्वह भार के नीचे बुरी तरह पिचा जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अनुवाद करने का काम उसे मिल गया, लेकिन उस काम को वह सफलतापूर्वक करता भी तो कैसे, जब उसे कृदम कृदम पर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी दुरावस्था में गस्टाफ अपने ससुर से सहायता मांगता है, लेकिन वह उसे बहुत रुखेपन से जवाब देता है, मैं इस बार तो तुम्हारी मदद किए देता हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी नहीं करूँगा। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा बचा है वह मेरे ही लिए काफी नहीं है, और फिर तुम ही मेरे लिए अकेले नहीं हो। खैर, तो जैसे तैसे काम चला ससुर की सहायता से। माँ के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन जरूरी थे ही, चूजे और बढ़िया शराब भी तो, और बच्ची के लिए रखी गई नर्स को भी वेतन देना ही पड़ता था।
खैर सौभाग्यवश जैसे तैसे लुई फिर बिल्कुल अच्छी हो गई। उसका पहला सौंदर्य और आकार लौट आए। तब एक दिन ससुर ने फिर दामाद से कहा, अगर बर्बाद नहीं होना चाहते तो अब आइंदा और बच्चों के लिए कोशिश मत करना। फिर भी कुछ दिनों तक गस्टाफो फाक का छोटा सा कार्टून प्रेम और ऋण पर पलता रहा, लेकिन और कब तक पलता रहता। एक दिन दिवालियेपन ने आकर गला दबोच ही तो लिया। घर के मालस बाप की कुर्की पर चढ़ने की नौबत आ गई। तब एक दिन लुई के पिता आकर मां बेटी दोनों को लेकर चलते बने। सिकर्म में बैठते बैठते वृद्ध यह कहने से न चुका, मैंने अपनी पुत्री एक ऐसे शख्स को उधार दी थी जिसने उसकी इज्जत उतारकर उसे साल भर बाद ही लौटा दिया। लुई खुशी से गस्टाफ के साथ रहती, लेकिन वहां तो पेट के लिए एक नाज का दाना तक भी तो नसीब नहीं था। वह अकेला रह गया। एक दिन कोक अमीन वही लाठी वाले लोग आए और उसके मकान से रसोई के बर्तन तक उठाकर ले गए। घर में न एक फूटी कौड़ी बची, न पानी पीने को एक गिलास और न लेटने को टूटी चारपाई और न फटा बिस्तर ही। गस्टाफो का असली जीवन अब शुरू हुआ था। उसने किसी तरह एक दैनिक समाचार पत्र में प्रूफरीडी की जगह पाली थी, जहां उसे रात को 8-8, 10-10 घंटे तक काम करना पड़ता था। सरकारी नौकरी उसकी अब भी बाकी थी, हालांकि तरक्की रुक गई थी क्योंकि वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया था। ससुर साहब ने उसके ऊपर इतनी दया जरूर की कि उसे इतवार को अपनी पत्नी और पुत्री से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह लुई को अकेले में गस्टाफ के पास नहीं रहने देता था। जब शाम को वह अपने अखबार के ऑफिस में जाने लगता था तो वे लोग उसे दरवाजे तक पहुंचाने आते थे और वह अपने कुचले हुए मरे हुए आत्मसम्मान को लेकर विदा हो जाता था। अपने ऊपर से सारे बोझ को उतारने में संभव है गस्टाफ को 20 वर्ष लग जाएं और तब क्या वह अपनी पली और पुत्री का भरण पोषण कर सकेगा? शायद नहीं, और अगर दुर्भाग्य से इसी बीच में उसके वृद्ध ससुर साहब ढुरक जाएं, तब तो वे सबके सब बिना घर बार के हो जाएंगे। इसलिए उस क्रूर हृदय वाले अपने वृद्ध श्वसुर के प्रति भी उसे कृतज्ञ होना चाहिए, जिसने इतनी निर्ममता से उसके सारे मानवीय सुख को उससे जबरदस्ती छीन लिया। हाँ, और मानव जीवन स्वयं भी तो आज इतना कठोर और कुरूप हो उठा है। खेत में हल चलाने वाले जानवरों का गुजारा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सारी सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है। कितनी शर्म की बात है। और यह शर्म चीख चीख कर पूछ रही है कि इस जीवन में हर एक इंसान को क्यों मेवे मिठाई खाने को नहीं मिलते, अरे क्यों रोटी भी नहीं मिलती। बुद्ध की सिखावन। भगवान बुद्ध की धर्मसभा में एक व्यक्ति प्रतिदिन जाया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था। उसका यह क्रम 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध बार बार समझाते थे, लोभ, द्वेष और मोह पाप के मूल हैं। इन्हें त्यागो, पर वह बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, इनमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते थे, क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उससे उसका ही अहित होता है, पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। हैरान होकर वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके बोला, भते, 1 महीने से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझ पर उनका जरा भी असर नहीं पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? श्रावस्ती का। यहाँ राजगृह से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे जाते हो वहां? सवारी से। कितना समय लगता है? इतना, उसने हिसाब लगाकर बता दिया। ठीक, अब यह बताओ, यहां बैठे बैठे राजगृह पहुंच गए, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है।
इसी तरह अच्छी बातों पर असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। उपदेश का मोल। गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मोल क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊंगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़कर पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था? साधु बोला, अरे, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न किया। आलस का फल। गौतम तम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उसे भी उतना ही स्नेह करते जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो, मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूं। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया।
आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। सांच को आंच नहीं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को सच का उपदेश दे रहे थे। सच्चाई पर आधारित कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध बोले, किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत बढ़िया कंबल तैयार करता था। एक दिन उसने एक साहूकार को 2 कंबल दिए। साहूकार ने 2 दिन बाद उनका दाम ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने को तो धर्म क्रम करता था, माथे पर तिलक लगाता था, लेकिन मन उसका मैला था। वह अपना रोजगार छलकपट से चलाता था। 2 दिन बाद जुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने कहा, मेरे यहाँ आग लग गई, उसमें दोनों कंबल जल गए, तो अब मैं दाम क्यों दूं? जुलाहा बोला, यह नहीं हो सकता। मेरा धंधा सच्चाई पर चलता है और सच में कभी आग नहीं लग सकती। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा था। उसे सामने करते हुए उसने कहा, यह लो, लगाओ इसमें आग। साहूकार बोला, मेरे यहाँ कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा था। कंबल उसमें भीग गए थे, इसलिए जल गए। जुलाहे ने कहा, तो इसे भी मिट्टी के तेल में भिगो लो। काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए। सबके सामने कंबल को मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी गई। लोगों ने देखा कि तेल जल गया, लेकिन कंबल जैसा था वैसा बना रहा। जुलाहे ने कहा, याद रखो, सांच को आंच नहीं। साहूकार ने लज्जा से सिर झुका लिया और जुलाहे के पैसे चुका दिए। सच ही कहा है कि जिसके साथ सच होता है उसका साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ता। पसीने की कमाई। एक दिन बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में जा पहुंचे। उनका नाम सुनकर एक सेठ उनके पास आया। महात्मा बुद्ध के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का थाल लाया था। बुद्ध ने थाल की ओर देखा और खाना खाने से इनकार कर दिया। इतने में एक लुहार वहां आया। वह जौ की 2 रूखी रोटियां लाया था। बुद्ध ने वे रोटियां ले ली और बड़े आनंद के साथ खाने लगे। सेठ ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। उसे बड़ा बुरा लगा। कहां वह, कहां लुहार, कहां उसका लाया भोजन और कहां लुहार की 2 मोटी मोटी रोटियां। जब बुद्ध भोजन कर रहे थे तो सेठ से न रहा गया। उसने कहा, महाराज, यह कहां का न्याय है कि मैं पहले खाना लाया और इतना बढ़िया लाया, पर आपने उसे लेने से इनकार कर दिया और इस लुहार की रूखी रोटियों को प्रेम से खा रहे हैं। बुद्ध थोड़ा रुके, फिर बोले, इस लुहार की कमाई अपनी मेहनत की कमाई है, पवित्र कमाई है, जबकि तेरी कमाई तेरे पसीने की नहीं है, उसे पवित्र नहीं कहा जा सकता। सेठ ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो स्वयं ही देख लो। इतना सुनकर बुद्ध ने लुहार की लाई रोटी को एक हाथ में और सेठ के मालपुए को दूसरे हाथ के बीच रखकर निचोड़ा तो लुहार द्वारा लाई गई रोटी को निचोड़ने पर दूध की धार निकली और सेठ द्वारा लाए गए मालपुए को निचोड़ने पर रक्त निकला। सेठ को काटो तो खून नहीं। वह लज्जा से सिर झुकाकर अपना थाल लेकर चला गया। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत की रोटी भी हराम के कई पकवानों से अच्छी होती है। एक एक पल एक एक युग के समान हो गया। वह चाहता था कि कैसे भी शाम हो जाए। शाम हुई और रात भी हो गई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मोहरें मिलना तो दूर, हाथ में आई मोहर भी चली गई।
वह सिर धुनने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, सेठ याद रख, त्याग फलता है, लोभ छलता है। कथा सुनकर शिष्य त्याग और लोभ का मर्म जान गए। मेहनती किसान। बहुत समय पहले की बात है, रामपुरी नगरी में एक गरीब किसान रमेश और अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। वह फसल उगाने के साथ साथ सब्जियां भी बेचा करता था। दिन भर खेत में काम करता और शाम को सब्जियां बेचता। एक दिन वह सुबह सुबह उठता है और अपने पत्नी से कहता है, सुनीता, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना लाना। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है। वह अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। खेत में काम कर ही रहा था, तभी उसे दो आदमी अपनी मेड़ पर आते हुए दिखाई देते हैं। वह उस गांव के जमींदार थे। रमेश के पास आकर जमींदार जी बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुम पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाते हो, क्या तुम अपनी फसल मुझे बेचोगे? मैं तुम्हारी फसल को अच्छे दामों पर लूंगा। किसान रमेश बोलता है, क्यों नहीं मालिक, यह तो मेरी खुशी की बात है जो मैं अपना अनाज आपको अच्छे दाम पर बेचूं। जमींदार जी बोलते हैं, ठीक है, फसल पक जाने पर हमारे कुछ आदमी आकर तुम्हारे फसल को काटकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। रमेश कहता है, ठीक है मालिक। कुछ देर बीते ही थे कि उसकी पत्नी रमेश के पास खाना लेकर आती है। रमेश खुशी से बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे, उनको हमारी फसल चाहिए, वह हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत देंगे। यह सुनकर सुनीता बहुत खुश होती हैं। दोनों साथ काम कर घर चले जाते हैं। रमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उगाता है। उसकी फसल सोने जैसे चमक रही थी। यह देखकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि इस बार उसे फसल की अच्छे दाम मिलेंगे। फसल पककर तैयार हो जाती है। रमेश हंसिया लेकर अपने खेत में जा पहुंचता है फसल काटने के लिए। तभी वहां कुछ जमींदार के आदमी आते हैं। वह भी फसल कटाई करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद फसल की कटाई कर अनाज निकल जाता है और अनाज की बोरी बनाकर रमेश के घर पहुंचा दिया जाता है। जमींदार के आदमी रमेश से कहता है, मालिक के आदमी आएंगे कल, वो तुम्हारी अनाज को ले जाएंगे। रमेश और सुनीता रात का भोजन करके सो जाते हैं। उनके घर में उसी रात चोर आकर उनके सारे अनाज को चुरा ले जाते हैं। जब सुबह उन दोनों को चोरी का पता लगता है, वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। वह यह सोचता है कि जब जमींदार का आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद जमींदार का आदमी आता है और रमेश से कहता है, लाओ रमेश, अपना फसल दो। रमेश उदास मन से कहता है, मेरी अनाज चोरी हो गई। क्या तुम्हारी अनाज चोरी हो गई? तुम शीघ्र ही मलिक के पास चलो। रमेश कहता है, ठीक है। वह दोनों जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, मेरी अनाज किसी ने रात को चोरी कर ली। जमींदार बोलता है, तुम अधिक पैसों के लालच में अपनी अनाज किसी और को तो नहीं बेच दी? रमेश कहता है, नहीं मालिक, मैं ऐसा करके इस गांव से कहां जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो कभी ना कभी आपको यह बात अवश्य ही पता चलेगी। जमींदार कहते हैं, ठीक है रमेश, कोई बात नहीं, तुम मुझे अगली बार अपनी अनाज बेच देना। रमेश उदास मन से अपने घर वापस लौट जाता है। रमेश अब शाम को सब्जियां बेचने जाता। सब्जियां बेचकर वह अपने घर का खर्च चलता। रात का भोजन करते समय सुनीता बोलती हैं, सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। रमेश अचार का टुकड़ा खाने के लिए उठाता है। तभी उसे एक उपाय सोचता है। वह सुनीता से कहता है, क्यों ना मैं अचार बेचने का काम शुरू करूं और तुम अचार भी अच्छा बनाती हो। सुनीता अचार बनाने में जुट जाती हैं और रमेश उन अचार को बाजार में बेचने जाता है। उस दिन अचार की बिक्री काफी अच्छी होती है। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है,
हमें आचार की मात्रा और बढ़ानी होगी। लोग तुम्हारे आचार को बेहद ही पसंद कर रहे हैं। सुनीता और अधिक आचार बनती हैं। रमेश उसे बाजार में बेचता। ऐसा करते करते वह एक आचार की दुकान खोल लेता है। अब सारे गांव के लोग उसके दुकान पर आचार खरीदने आते।